हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जाम में। हम लोग जैसा कि पेपर होने वाला है 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस का प्री होना है और साथ ही आने वाले दिनों में आरओ और एआरओ का फॉर्म भी आने वाला है और उसका भी एग्ज़ाम होना है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम होना है उसे भी हम लेके चल रहे हैं साथ में। तो इन सब एग्जाम्स को साथ में लेते हुए देखते हुए हम लोग जो अपना रिवीजन वर्क कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते चल रहे हैं। तो मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं हम आपको, और साथ ही साथ कुछ बेसिक जो थ्योरीज हैं वो भी समझाते चल रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड और एक पॉलिटी से रिलेटेड, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और ये हमारा टॉपिक दूसरा है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का। ये दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। देखिए, आपको पता होगा 1717 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही बहादुर शाह प्रथम, फिर ये इस तरह से जब शासक जो कि बहुत योग्य शासक नहीं रहे, औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल सत्ता में योग्य शासक नहीं आया। वो अंतिम योग बहादुर शाह प्रथम के लिए कुछ कहा जा सकता है कि वो योग्य था थोड़ा बहुत, उसके बाद कोई भी। तो जो 1717 में फर्रुखसियर जो होता है उस समय गद्दी पर बैठा होता है, फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर उपनाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब मतलब बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। और फिर इसी मुर्शीद कुली खां के समय ये धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र रूप से शो करने लगता है। कहने का मतलब वो बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता एक तरह से चलाने लगता है और फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर लेता है। तो अगर ये भी पूछा जाता अगर आपसे यहाँ पे कि बंगाल का संस्थापक किसे कहा जाता, तो भी आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा तो ये मुर्शीद कुली खान ही होगा। और अगर कहा जाए कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर, तो वो भी मुर्शीद कुली खान ही है। ठीक है, फिर आगे अपने आप को फिर ये स्वतंत्र घोषित कर देता है, धीरे धीरे बंगाल का शासन करने लगता है। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर भी सही होगा। ये आपको लिए इसकी व्याख्या दी हुई है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे देखिए, मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद कौन बनता है? सुजाउद्दीन बनता है। और ये किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला होता है। इसको मान्यता भी प्रदान इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, मतलब जिसने एक तरह से शुरुआत कर दी प्रभुत्व की, ब्रिटिश प्रभुत्व की भारत में। तो वो कौन सा युद्ध था? तो आपको जैसा पता है कि पहला जो युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, प्लासी का युद्ध 1757 में। ये एक तरह से ये युद्ध नींव डालता है ब्रिटिश की, भारत में सत्ता की नींव की शुरुआत होती है। फिर अगर स्थायी मान्यता कौन एक तरीके से दे देता, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा, तो वो थी बक्सर की लड़ाई, कि इससे स्थायित्व प्रदान शुरुआत होती है 1757 से, लेकिन इससे तय हो जाता है कि भारत में शासन जो है यूरोपीय शक्तियों में कौन करेगा, तो वो ब्रिटिशर्स ही होंगे। ये तय हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने देखा इस बीच जो ये हमारा, एक सेकेंड, ये जो 1757 जो प्लासी का युद्ध होता है, फिर और 1764 जो बक्सर का युद्ध होता है, इस और इसके बीच में दो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। एक होता है आपका डच वेदरा का युद्ध, डचों के साथ, अंग्रेज वर्सेस डच जो होते हैं वेदरा, और एक होता है आपका वांडीवास का युद्ध, ये फ्रांसीसियों के साथ लड़ा जाता है। इसमें हम देखते हैं वेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को पूर्णतः एक तरीके से पराजित करके ये तय हो जाता है कि डच अब भारत में सत्ता स्थापित नहीं कर सकती, निर्णय हो जाता है। और उसी के साथ जब बांडीवास का युद्ध होता है, तो होता है कि अंग्रेजों को टक्कर देने वाली दो ही शक्तियां थी कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी अगर शक्ति देखी जाए तो वो फ्रांसीसी थी। तो डचों को पराजित कर देते हैं पहले, फिर फ्रांसीसियों को भी पराजित कर देते हैं। अब उनका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं बचा था भारत में, जो उनका प्रतिद्वंदी होता और जो उन्हें पराजित कर सकता होता, मतलब कोई ऐसा खड़ा होने वाला ही नहीं था उनके समक्ष। और उससे पहले आपने देखा 1761 में, इसी बीच देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, 1761 में ही हमारे यहाँ पे भारत में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हो जाता है। तो ये भी साबित हो जाता है कि जो मराठे कहीं ना कहीं लग रहा था इससे पहले कि मराठे एक ऐसी सत्ता है जो अंग्रेजों को यहाँ पे स्थायित्व लेने ही नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे यहाँ पे शासन। लेकिन जैसे ही मराठे पराजित होते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मराठे तय हो जाता है कि अब मराठे, भारत का भविष्य मराठे नहीं थे। तो इतनी सारी चीजें इस बीच 1757 से 1764 के बीच होती हैं कि ब्रिटिश कि इनको पता चल जाता है कि पूर्णतः यही शासन करेंगे भारत पे। तो चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि प्रारंभ किससे हुआ, तो वो प्लासी का युद्ध था। ठीक है, देखिए इसको, अब कुछ चीजें इसमें दी गई हैं, ये आप पढ़ लीजिए कि नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। डेट भी आप बहुत अच्छे से, इसकी कभी कभी डेट भी पूछ दी जाती है, और प्लासी कहाँ है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए।
भागीरथी नदी के पास ही पड़ता है, ठीक है। और ये सब कितने राजद्रोही थे, मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ, ये सब चीज़ें थी। सिराजुद्दौला जो है लास्ट में देखा जाए तो ये मारा ही जाता है, फिर भाग वहाँ से चले आने के बाद भी ये इसकी मृत्यु ही हो जाती है। आगे देखते हैं। वास्तविक देखिए, ये देखो यहाँ लिखा है वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभु सत्ता कब स्थापित हुई थी, तो वो बक्सर के युद्ध से सर्वाधिक निर्णायक अगर देखा जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम निर्णायक सफलता, प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, तो प्रथम हमारा प्लासी का युद्ध ही था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, पता है आपको, 1757, 23 जून। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो कहाँ परास्त हुआ सिराजुद्दौला, आपको पता है, प्लासी के युद्ध में, 1757 का जो हुआ था। पूछ रहा है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपका लॉर्ड क्लाइव ही था, क्योंकि सबसे पहले जो प्लासी का युद्ध है उसी के समय लड़ा गया था, और वही एक प्रथम निर्णायक चीज मानी जाती है कि ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव वहीं से पड़ी मानी जाती है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है, तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। कथन किसका है, ये भी याद रखिएगा आप, ये कथन है विलियम पिट का। आगे, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बिहार में स्थित है, माफ करिएगा ये पश्चिम बंगाल में, एक सेकंड, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये प्लासी का। वर्तमान प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है, ठीक है। निम्न में से किसे अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, किसने अपनी राजधानी आपको बताना है किसने स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो वो था, देखिए जब प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद मीर जाफर को बनाया गया, मीर जाफर का मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर जाफर को बनाया जाता है जब वो होता है आपका युद्ध होगा अभी बक्सर वाला, उसके बाद से देखो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लिया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद में के षड्यंत्र में वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो सबसे अधिक निर्णायक की बात करी जाएगी तो बक्सर का ही युद्ध है आपका। मैंने आपको भी बताया भी था क्यों सबसे अधिक निर्णायक होता है, उसका कारण होता है। क्योंकि देखिए प्लासी का युद्ध सिर्फ बंगाल के नवाब के साथ लड़ा गया था और सिराजुद्दौला उसमें पराजित हो जाता है, बाद में मार भी दिया जाता है। लेकिन जो ये आपका बक्सर का युद्ध होता है उसमें इसलिए निर्णायक की बात कही जा रही है क्योंकि उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल हो जाते हैं, दिल्ली के मुगल सम्राट, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी को भी शामिल होता है उसमें। वो भी अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, देखिए मीर कासिम को इसलिए हटाते हैं कि उनको लगने लगता है कि मीर कासिम भी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, कठपुतली उनके अनुसार नहीं वो बन रहा था। ऐसा नहीं तो बना नहीं, पहले उसने बहुत सा अंग्रेजों के ही अकॉर्डिंग काम किया था, लेकिन वो एक टाइम के बाद परेशान होने लगता है, तभी तो वो अपनी जो राजधानी होती है उसको मुर्शिदाबाद कर लेता है ना हटा के। पिछले प्रश्न में देखो हमने देखा था ये चीज, तो मीर कासिम उससे उस चीज से परेशान होकर कर लेता है। तो जब वो तो अंग्रेज समझ जाते हैं कि ये नवाब भी उनके अकॉर्डिंग नहीं, तो उसको हटा के मीर कासिम को हटा के फिर वो मीर जाफर को ले आते हैं। तब ये मीर कासिम अवध के शुजाउद्दौला से मिलता है जाके और दिल्ली के मुगल सम्राट से मिलकर एक सम्मिलित सेना तैयार करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ता है, लेकिन हार जाता है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि इस समय अंग्रेजों की कमान किसके पास में थी, तो हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, पहले आप पढ़ लीजिए, प्लासी के निर्णयों पर इस युद्ध ने मोहर लगा दी, चुनौती देने वाला अंग्रेजों को कोई और था ही नहीं। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के हाथों में आ गया और दिल्ली के विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक है। तो और P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था, क्या कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वही बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया, ठीक है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की थी, जबकि अगर बक्सर के युद्ध देखें तो कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति रूप दे दिया इसने। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न अभी आप आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय दो संधियां हुई थी, एक हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, एक होती है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। प्रथम संधि जो अंग्रेज करते हैं वो करते हैं जो आपके मुगल बादशाह शाह आलम होते हैं उनके साथ करी जाती है, और उसी स्थान पर जो आपकी इलाहाबाद की द्वितीय संधि की गई थी वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी।
देखिए जो संधि की जाती है, देखिए नेतृत्व तो आपने अभी देखा एक्टर मुनरो के हाथ में होता है, लेकिन ये जो संधि की गई थी उस समय फिर से क्लाइव आ जाता है, और ये संधि क्लाइव के ही साथ की गई होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आपने नेतृत्व पढ़ा, मुनरो ने किया। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाए कि ये संधि किसके किसके मध्य हुई, तो अंग्रेजों और जैसे जो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई, तो मुगल सम्राट प्लस अंग्रेज के बीच हुई। तो मुगल सम्राट तो शाह आलम द्वितीय थे, लेकिन अंग्रेजों में उस समय फिर क्लाइव आ गया था, क्लाइव के साथ वो संधियां हुई हैं। ठीक है, ये एक कुछ खास चीज़ थी जो आपको बतानी जरूरी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक। देखिए अब बार बार घूम फिर के वही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अब फिर स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तो ये बक्सर ही था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। अभी हम लोग देख चुके हैं, शाह आलम द्वितीय था, अभी जैसा कि हम लोग देख चुके ये चीज़। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये पूछा जा रहा। तो मीर कासिम तो लड़ ही रहा था, यानी कि वो नहीं था, तो मीर जाफर नवाब, मीर कासिम को हटाकर ही तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, इसीलिए बक्सर का युद्ध हुआ था। तो कौन था नवाब, मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, तो वो शाह आलम द्वितीय थे। इलाहाबाद की जो संधि होती है उसके तहत ही ये दीवानी ब्रिटिशर्स को प्राप्त होती है। ये देखिए आप ये पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे उस शाह आलम को मिले, और 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का शाह आलम जो भी जीवन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा रहा उनका जीवन, अंधा कर दिया गया 1788 में। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि प्रश्न इस तरह पूछा जाता है किस मुगल बादशाह के समय अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था, और ये जो सन दे रखा है ये भी याद रखिए किस सन में हो गया था। तो ये शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर हो गया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रहेगा। और आपको पता होगा जो ये बहादुर शाह द्वितीय है यही अंतिम मुगल सम्राट भी बनता है। इसी का नाम होता है जफर, जो 1857 की क्रांति का नेता जो बनाए जाते हैं यही होते हैं बहादुर शाह द्वितीय। उससे पहले अकबर द्वितीय होते हैं। आपको याद होगा कि वो जो आपके राजा राम मोहन राय को ये राजा की उपाधि देके अकबर द्वितीय ही होते हैं जो भेजते हैं ब्रिटेन ये कहने के लिए, महारानी से सिफारिश करवाने के लिए कि उनकी पेंशन को बढ़ा दिया जाए। अगला प्रश्न, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तभी हम लोगों ने देखा कि मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए। तो किस गवर्नर, लॉर्ड क्लाइव ही था, फिर से आ गया था, आपको पता है 1765 में। शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान की थी, अब ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये था 12 अगस्त 1765। ठीक है, एक मिनट। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो क्योंकि वो अलग अलग फिर बांट के दीवान बनाए गए थे ना, तो एक सेकंड माफ करिए, ये मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ये देखिए, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं सारा कुछ। देखो ये देखो यार, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान थे और बिहार के लिए राजा सिताब राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये 1765 में जब दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। तो वो खासी जन। ये आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। ये आपको सही कालानुक्रम लगाना है, बताना है। सबसे पहले आप बताइए कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, आपको बताना है। देखिए बांडीवास को तो बाद में लड़ा गया, तो प्लासी के बाद लड़ा जाता है, सबको पता है। अब आपको यहाँ निर्णय लेना है कि इसमें से क्या सही है। ये देखिए, फिर इसमें बांडीवास पहले आ रहा है, प्लासी बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपका सही क्या हुआ, अम्बोर का युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, अब देखिए
अंबर का युद्ध जो हुआ होता है वो आपका यहाँ पे क्या देखिए, ये देखिए जो वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए होते उसके मध्य में हुआ होता। देखिए यहाँ पे 18वीं शताब्दी में जो लड़े गए थे। अंबर का 1749 में मुजफ्फर जंग को चांदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। तो अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1749 में। और ये द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, आंग्ल फ्रांसीसी बोलिए या द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसके मध्य में ही लड़ा गया युद्ध होता है। और बाकी तो आपको प्लासी पता ही है कब लड़ा गया था। बांडीवा सबको पता ही, अंग्रेज फ्रांसीसी, जिसमें बिल्कुल पूर्णतः एक तरह से फ्रांसीसियों का समाप्ति हो जाता है राजनीतिक हस्तक्षेप भारत में। बक्सर का पता है आपको, तो इस तरह ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, आप उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। आपको बताना है बांडीवास के युद्ध में कौन सा सेनापति था जो पराजित हुआ। वैसे तो ऑप्शन आगे हैं, लेकिन इन्हीं दोनों ऑप्शंस में आपको आंसर पता चल जाएगा। तो ये था काउंट डी लाली को पराजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बांडीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को हराया था या ब्रिटिश ने डच को हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो सही ऑप्शन आपका क्या है? ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको सही सुमेल बताना है। तो बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें क्या सही है आपको बताना है। तो आपको जैसा कि पता बांडीवास युद्ध जो था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सही है आपका। अगर देखिए एक सेकंड, हाँ इसमें भी ऑप्शन आपका सही है, देख लीजिए आप इसको, इसका वो ले लीजिएगा, इसके शॉर्ट कर लेना चाहें। बक्सर का आपको पता है 1764 में हुआ 22 अक्टूबर, जिसमें नवाब शुजाउद्दौला अवध के थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और मीर आपका कासिम था। और ये अंग्रेज तीनों सेना संयुक्त रूप से अंग्रेजों से लड़ी थी और पराजित हो गई। बांडीवास 22 जनवरी 1760 को होता है। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ते हैं, फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं और यहीं से उनके भारत में उनके पतन की शुरुआत होती है। चिलियावाला का युद्ध जो होता है 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। ये सिख सेना के साथ लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना का शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी। ये युद्ध जो था, यह युद्ध अनिर्णित रहा, समाप्त हुआ। और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लाल डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। इसमें निजाम की हार हुई थी। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? आपको बताना है कौन थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का। तो वो आपके कौन थे? मराठा थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। ये देख लीजिए पूरा व्याख्या है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा, और इसी बीच इन लोगों के फिर 3 युद्ध हुए आपस में। पहला युद्ध होता है आपका 1800, आपका शुरुआत जो होती है 1700, मुझे लगता है जो शुरुआत हुई है 1700, प्रथम जो युद्ध होता है 1776 से होता है और 1784 तक चलता है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और साल भाई की संधि के साथ ही खत्म होता है। फिर अगला जो दूसरा होता है वो वेली जली के समय हुआ होता है। प्रथम जो हुआ होता है वो आपका कॉर्नवालिस के समय हुआ होता है, ठीक है। द्वितीय वेली जली के समय हुआ होता है। तृतीय लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ होता है और यही समाप्त हो जाता है। पिंडारियों के खिलाफ बहाना लेके ये लोग लड़ते हैं और पूरी तरह से मराठाओं को ये अंग्रेज समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों के 25 क्वेश्चन हमने आज आपको कराए हैं पूरे इससे संबंधित। और ठीक है, अब अगले टॉपिक में हम लोग जो कुछ और युद्ध है, मैसूर है, जैसे सिख जो साम्राज्य था, सिख या पंजाब बोलें वो, और आपके और भी कई, मैसूर है, कर्नाटक है, इनसे सबसे संबंधित जो चीज़ें हैं, साथ ही साथ फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो टॉपिक आएंगे हम आपके लिए लेते आएंगे। शिक्षा का विकास हुआ या आर्थिक नीतियाँ कैसी रही हैं अंग्रेजों की भारत को लेके, इस तरह की चीज़ें लाएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहे हो मेरा ये प्रयास जो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें भी कुछ कहना हो कि मुझे क्या परिवर्तन करना चाहिए और क्या पढ़ाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी, जिस तरह से भी आप चाह रहे होंगे पढ़ना, मैं उस तरह आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार दोस्तों।